साथियों, यदि आप यूपी टेट 2026 का तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, हम लोग अभी तक 22 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास नंबर हमारा 23 यानी 23 है, जिसमें हम लोग अभी तक 263 प्रश्नों को पूरे विस्तृत व्याख्यात्मक हल के साथ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इस सीरीज नंबर हमारा 23 है। इससे पहले हम 22 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, 22 क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। आज ये हमारा वीडियो नंबर 23 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 264 से चालू कर रहे हैं, 264 से चालू कर रहे हैं। तो आइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 के लिए। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। आइए, क्वेश्चन है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है जो इको मार्क होता है वो चिन्ह किससे संबंधित होता है। विकल्प ए कह रहा है कि वह निर्यातित वस्तुओं से संबंधित होता है, बी कह रहा है कि आयातित वस्तुओं से संबंधित होता है, सी कह रहा है कि यह पर्यावरण के अनुकूलन वस्तुओं से संबंधित होता है, और डी कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य वस्तुओं के लिए होता है इको मार्क। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प सी सही हो जाता है, यानी यह पर्यावरण के अनुकूलन वस्तुओं से संबंधित है इको मार्क। ध्यान रखिए, बात करें इको मार्क की तो भारत सरकार द्वारा इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। इको मार्क उन वस्तुओं को दिया जाता है, ध्यान से समझिए मेरे भाई, उन उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी चीज़ों पे इको मार्क होता है। इसका इसका जो लोगो होता है साथियों, वह मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है ना। इको मार्क का लोगो कैसा होता है, मिट्टी का घड़ा होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, वो भी आप जान लीजिए। बात करें अगर एग मार्क की तो मेरे भाई, एग मार्क जो होता है वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें साथियों हॉल मार्क की तो मेरे भाई, हॉल मार्क जो होता है सोने के आभूषणों की शुद्धता के लिए दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप साथ में ध्यान रखेंगे। साथियों, जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, किस तरह का। मेरे भाई, यहाँ बिल्कुल टाइम पास हम लोग नहीं करते हैं, एकदम डिटेल से पढ़ते हैं। वही पढ़ते हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बदौलत क्वालिफाई किया है, उसी के तहत मैं आपको उसी की तरह कोशिश करता हूं पढ़ाऊं कि आपको भी भटकने की आवश्यकता ना पड़े। मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर है 265 और आप बताएंगे कि सल्तनत काल में वरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख होता था। जो वरीद ए मुमालिक होता था वह किस विभाग का प्रमुख होता था। यह सल्तनत काल की बात पूछ रहा है साथियों। और ऑप्शन है ए दान विभाग, बी सैन्य विभाग, सी गुप्तचर एवं सूचना विभाग, और डी कह रहा है कि पत्राचार विभाग। बताइए मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वरीद ए मुमालिक होता था सल्तनत काल में, वह गुप्तचर और सूचना विभाग के प्रमुख कहा जाता था। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासन को सुचारू रखने के लिए जासूसों का जाल बिछाया गया था। वरीद संदेशवाहक या जासूस को कहते थे और उनके पूरे विभाग के मुखिया को वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा। कुछ और भी फैक्ट है, आप उसे भी ध्यान रखिए। अगर बात करें दीवाने आरिज की तो मेरे भाई, सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था सल्तनत काल में, उसे दीवाने आरिज कहते थे, और दीवाने रसालत कहते थे, जो धार्मिक या विदेश मामलों का विभाग होता था। ध्यान रखिएगा, दीवाने रसालत जो धार्मिक या विदेश मामलों का विभाग होता था उसे कहते थे। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कॉम्बिनेशन से बने हैं। कुछ प्रश्न एनसीईआरटी से हैं और कुछ एससीईआरटी जो यूपी बोर्ड के क्लास 6 से 8 तक की किताबें चलती हैं उनसे लिए गए हैं। साथियों, मेरा एक जो वीडियो है, सीरीज है, यह लगभग 500 प्रश्नों का एक सीरीज है। जैसे ही ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा पूरा प्रयास है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और उसके तुरंत बाद मैं यूपी बोर्ड के जो
किताबें हैं 6 से 8 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, उनको चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। फिर एग्जाम के समय से कुछ दिन पहले हम लोग पूरे 60 प्रश्नों का मॉक, एक तरह से प्रैक्टिस सेट के रूप में मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में है, एक प्लानिंग है, हम लोग इसको बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो हम बहुत अच्छा हम लोग करने वाले हैं। आइए, प्रश्न है कि सौर कलंक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मेरे भाई बताइएगा, जो सौर कलंक होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन ए कह रहा है कि यह सूर्य के सतह पर अत्यधिक गर्म क्षेत्र है। कथन बी कह रहा है कि यह सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे और काले धब्बे हैं। वहीं सी कह रहा है कि यह सूर्य के वायुमंडल में होने वाला तीव्र तूफान है। और डी कह रहा है मेरे भाई कि इनसे पृथ्वी के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है मेरे भाई। देखिए, सत्य कथन पूछ रहा है, सही विकल्प पूछ रहा है, तो मेरे भाई सत्य कथन विकल्प बी है, यानी ये सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत ठंडे और काले धब्बे हैं, जिन्हें सौर कलंक हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें साथियों सौर कलंक और की, तो ध्यान से समझिए, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, सूर्य की सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जहां चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है वहां का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे वे धब्बे काले और ठंडे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, जिसे हम सूर्य सौर कलंक कहते हैं। साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे ध्यान रखिए। सौर कलंक चक्र लगभग 11 वर्ष का होता है। सौर कलंक बढ़ने से पृथ्वी पर वायरलेस संचार में बाधा आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वायरलेस संचार में बाधा कब उत्पन्न होती है, रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कतें कब पैदा होती है साथियों, जब सौर कलंक बढ़ता है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है, यानी 368 है, उस संसद को किसकी शक्ति प्रदान करता है। क्या वह विकल्प ए कह रहा है कि वो ये नए राज्यों के गठन करने की शक्ति रखता है, आपातकाल लगाने की, संविधान में संशोधन करने की, या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को बढ़ाने की। तो मेरे भाई, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे जो आर्टिकल 368 है वह संविधान में संशोधन से संबंधित है, तो विकल्प सी आपका राइट हो जाता है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती केस के अनुसार, देखिए केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का एक केस था, और उसके अनुसार वह संविधान के मूल ढांचे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा, यह जो बेसिक जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में बदलाव नहीं हो सकता, यह केशवानंद भारती से संबंधित है साथियों। ठीक है ना, तो आर्टिकल 368 जो है वो इससे संबंधित है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। कुछ और फैक्ट है वो भी आप जान लीजिए। संशोधन की जो प्रक्रिया है मेरे भाई, वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, तो वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। सवाल पूछा जाता है मेरे भाई कि संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो मेरे भाई संविधान संशोधक जो विधेयक है वो किसी भी सदन में, चाहे वो उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, किसी में भी पेश किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये बताना है कि वर्तमान में हमारे भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, आप कमेंट करके बताइए। वर्तमान में आपको ये बताना है कि हमारे राज्यसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या है, वहीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न है और सवाल आपके सामने है कि जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसका सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर देखा गया। आप तो ये जानते हैं कि ग्रीन जो रेवोल्यूशन है, जो हरित क्रांति है, वह किससे संबंधित है,
अब आपका सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि इसका प्रभाव किन फसलों पर देखा गया। विकल्प एक कह रहा है कि दलहन और तिलहन पर, विकल्प बी कह रहा है मेरे भाई गेहूं और चावल पर, सी कह रहा है कपास और जूट पर, और डी कह रहा है चाय और कॉफी पर। बताइए। देखिए प्यारे साथियों, अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की यानी हरित क्रांति की, तो मेरे भाई विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। गेहूं और चावल जैसी फसलों पे सबसे अधिक इसका प्रभाव देखा गया, यानी गेहूं और चावल पर बात करें। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, बात है 1960 के दशक की। साथियों 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक उपज देने वाले बीजों जैसे HYV सीड्स का उपयोग करना, ठीक है ना। इसका 70% से अधिक लाभ गेहूं की पैदावार को मिला, उसके बाद चावल का स्थान रहा मेरे भाई। तो सबसे अधिक जो लाभ था हरित क्रांति का वह गेहूं और चावल जैसे फसलों को रहा। 70% प्रभाव इसका गेहूं पे पड़ा और बाकी चावल पे पड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी आप जानते चलिए। भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं साथियों MS स्वामीनाथन हैं, उनको भी ध्यान रखना है। भारत में सवाल पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, ध्यान रखेंगे। नॉर्मन बोरलॉग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों आप कमेंट करके ये बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और उसके जनक कौन है, और साथ में आपको ये भी बताना है पीली क्रांति के जनक कौन है और पीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कमेंट में। देखिए मेरे भाई, जब आप कमेंट करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, छप जाती हैं, भूलती नहीं है। चाहे वो आप कहीं से सर्च करके लिख रहे हो, चाहे आपको याद हो तो लिख रहे हो, जब आप बताते हैं तो चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती हैं मेरे भाई। मेरा सिर्फ इतना मकसद नहीं है कि आपको पढ़ा दे समझा दे। पहली बात तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, हम लोग तो बैठ के समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप भी और हम भी, ठीक है। ऐसा नहीं, हाँ टीचर मैं हूँ तो अपने विद्यालय के लिए हूँ, आपके लिए नहीं हूँ, आपके लिए आपका भाई हूँ। हम दोनों लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। फ़र्क इतना सा है कि आप तैयारी कर रहे हैं और शायद मैं उस फेज से बाहर आ गया हूँ, तो हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोई ऐसा नहीं, भाई हूँ आपका। और आप कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है ना। कमेंट करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। जब मैं भी एक थोड़ा सा समय मैं आपका लूँगा, जब हम भी तैयारी कर रहे थे ना, तो उस समय क्या था कि कहीं वीडियो देखे, 10 मिनट इनका वीडियो देख लिए, फिर यहाँ से वहाँ स्विच कर गए, फिर किसी और का वीडियो देख लिए, ऐसे दिमाग भटक जाता था। कमेंट नहीं करना होता था, वह क्या कमेंट करना, छोड़ो जान दो। इस बाद में मुझे समझ आया कि ये करने से क्या होता है ना, चीज़ें आपके दिमाग में छप जाती हैं। आप मत करिए कमेंट, आप एक पेपर रखिए और वहाँ लिखिए। मैंने पूछा श्वेत क्रांति के जनक, तो आप लिखिए। मैंने पूछा आपसे पीली क्रांति के जनक, तो आप उसी पेपर पे लिख लीजिए, मत कमेंट करिए, लिख लीजिए, वो छप जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया, बताइए मेरे भाई। जो एलोरा की गुफा है, जो कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया। क्या पल्लव वंश थे, क्या चोल वंश थे, राष्ट्रकूट थे या चालुक्य थे। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एलोरा की गुफा की, तो यह महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, ठीक है ना। एलोरा की गुफाएं कहाँ है भाई, तो ये है महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे कहाँ है, महाराष्ट्र में। यह वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है मेरे भाई। इसे राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट के एक राजा हुए कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसे बनवाया था। यह मंदिर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे के क्रम में बनाया गया है काट करके, तो एलोरा का शिव मंदिर है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया, तो मेरे भाई कृष्ण प्रथम ने, जो राष्ट्रकूट के राजा थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। साथियों अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो एलोरा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं हैं।
राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। एग्जाम में पूछा गया है आपके सीटेट में। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 में भी शायद पूछा गया था, जो बीपीएससी बिहार में एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 270, और प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी जो आरबीआई है उसके द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर बढ़ाने का क्या परिणाम होता है? क्या बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक पैसा बचता है? विकल्प ए कह रहा है। बी कह रहा है मेरे भाई कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। सी कह रहा है महंगाई बढ़ जाती है। और डी कह रहा है कि ब्याज दरों में कमी आती है। बताइए कौन सा विकल्प ठीक है मेरे भाई? देखिए, इसका सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है क्या साथियों? ध्यान से समझिए इसको। जब अच्छा, सीआरआर वह हिस्सा है जो बैंकों को नगद रूप में आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, ठीक है ना। यदि आरबीआई इसे बढ़ा देता है तो बैंकों के पास जनता को देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे मार्केट में मुद्रा कम हो जाती है और महंगाई पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। कुछ और भी फैक्ट है उसको भी ध्यान से समझिए। वर्तमान में रेपो रेट और सीआरआर के बदलावों से देश की आर्थिक तरलता नियंत्रित होती है। साथियों, अगर हम बात करें आरबीआई की तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई मेरे भाई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, गले में खराश है, सर्दी जुकाम है, तो थोड़ा मुझे पढ़ाने में, बोलने में आपके साथ दिक्कत महसूस हो रहा है। आप एडजस्ट करिएगा उसको। इस क्लास को बहुत जल्द हम ख़त्म करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी ये आपका जो लगभग 500 प्रश्नों का सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्यकालीन इतिहास में हुंडी का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? बताइए। क्या राजकीय आदेश जारी करने के लिए, विनिमय पत्र के रूप में धन हस्तांतरण हेतु, या भूमि राजस्व की रसीद के रूप में, या सूफी संतों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों के संग्रह हेतु? देखिए साथियों, इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी विनिमय पत्र के रूप में धन हस्तांतरण हेतु। विकल्प बिल्कुल आपका ठीक है। देखिए, मध्यकाल में व्यापारियों को भारी मात्रा में नगद लेकर चलना जोखिम भरा होता था, इसलिए वे एक शहर के जो सराफा होते थे यानी जो बैंकर होते थे उनको पैसा देकर हुंडी लिखवा लेते थे और दूसरे शहर में उस कागज को दिखाकर पैसा प्राप्त कर लेते थे। यह आज के चेक या डिमांड ड्राफ्ट जैसा ही हुआ करता था। साथियों, कुछ और भी फैक्ट है, आप उसे जान लीजिए। हुंडी व्यवस्था ने मध्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर अरब और ईरान के साथ बहुत ही आसान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुंडी के वजह से, ठीक है ना। साथियों, मुगल काल में सराफा न केवल मुद्रा विनिमय करते थे बल्कि वे ऋण देने और धन जमा करने का भी कार्य करते थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि महासागरों के नीतल की संरचना के संदर्भ में सबसे विस्तृत क्षेत्र कौन सा होता है? बताइए, नीतल की संरचना के संदर्भ में सबसे विस्तृत क्षेत्र आपको बताना है महासागरों के लिए। विकल्प आपके सामने है। ए कह रहा है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान, या महासागरीय गर्त। तो मेरे भाई विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी गहरे समुद्री मैदान। ध्यान से समझिए इसको। देखिए, महासागरीय नीतल का लगभग 75% से 80% भाग गहरे समुद्री मैदानों से ढका होता है और इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। यहाँ अवसादों का जमाव बहुत महीन होता है मेरे भाई। कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे जान लीजिए। बात करें अगर महाद्वीपीय मग्न तट की, तो मछली पकड़ने और पेट्रोलियम निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। साथियों, अगर हम बात करें यहीं प्रशांत महासागर की, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त
इसी प्रशांत महासागर में है। साथियों, सवाल पूछा जाता है विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, तो वह है प्रशांत महासागर में। सवाल पूछा जाए विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। क्या नाम है, तो मेरियाना गर्त। ध्यान रखेंगे आप लोग, सभी बातों को आप लिखते चलें या समझते चलें। साथियों, एक बार में न समझ आए, बार बार इस वीडियो को देखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कौन सी विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। सवाल यह है कि आर्टिकल 143 जो है वह राष्ट्रपति को कौन सा विशेष शक्ति प्रदान करता है। क्या वह संसद का सत्र बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति, किसी सजा को माफ करने की शक्ति, या अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति। तो ध्यान से समझिए साथियों, अगर हम बात करें आर्टिकल 143 की, तो यह विकल्प बी ठीक हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति है उसकी चर्चा कहाँ की गई है, आर्टिकल 143 यानी 143 में। साथियों, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कानून या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उठा है जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल है, तो वह सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए और राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप उसे जान लीजिए। इसे सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार कहा जाता है। साथियों, समाधान की शक्ति जो है वह आर्टिकल 72 में है, यानी 72 में है। तो थोड़ा सा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है साथियों, तो आज हम क्लास यहीं खत्म करेंगे। अगला क्लास कल से हम लोग करेंगे, यानी गिफिन वस्तुएं अर्थशास्त्र के किस सामान्य नियम का अपवाद मानी जाती है, ये प्रश्न है। यहीं से शुरुआत होगा कल का, यानी 274 से हम कल क्वेश्चन करेंगे। डिटेल में देखिए, आपको लगता होगा कि 10 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं या 12 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। साथियों, आप ये देखिए कि 10 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में 100-150 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मायने नहीं रखता, एक क्वेश्चन के भीतर कितना सारा क्वेश्चन और फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, माफी के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।